हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट 2025 के लिए सीडीपी की क्लास करने वाले हैं, जो कि आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेज हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी क्लासेस को एक साथ वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहें ना तो पहले आप डेमो नोट्स देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ही आप नोट्स लीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाती हैं। साथ में नोट्स के रिगार्डिंग जितने भी रिव्यूज़ हैं वो मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमेशा पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे होते हैं उनके आसपास अगर कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और वो चीज़ क्यों हुई होगी ये जानने की भी कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। बच्चों के अंदर ना आप कह सकते हैं कि इनेट क्यूरियोसिटी होती है, जन्मजात जिज्ञासु होते हैं बच्चे। जन्म से ही नई नई चीज़ों को जानने की उनमें इच्छा होती है। ठीक है, जैसे उनके आसपास अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके बारे में वो एकदम क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर कोई भी चीज़ बच्चों के आसपास हो रही है तो वो खुद ही अनुमान लगाने लगते हैं ना, खुद ही गैस करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही होगी। तो वही है, अपने सिद्धांत वहाँ पर वो बनाने लगते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ कह रहा है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्यय मतलब होता है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को लेकर अगर बच्चे कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो ये कह रहा है कि वो खुद से किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चे कॉन्सेप्ट सोच तो सकते ही हैं, है ना, उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। आपको बताना है कि जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कैसी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सरल और व्यक्तिगत है, दूसरा कह रहा है जटिल जटिल और निष्क्रिय है, तीसरा कह रहा है जटिल और सक्रिय है, एंड चौथा कह रहा है सरल और रैखिक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वो सक्रिय होती है। अगर आपको पता है ना कि अधिगम की प्रक्रिया सक्रिय है तो आप अदर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। आप देख पा रहे होंगे ये जो सक्रिय वर्ड है सिर्फ थर्ड ऑप्शन पे दिया है, अदर ऑप्शंस पे सक्रिय वर्ड लिखा ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये लर्निंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी होती है, एक तो ये जटिल होती है और साथ ही साथ सक्रिय होती है। ठीक है, अधिगम की प्रोसेस एकदम सरल आसान नहीं होती, वो क्या होती है, जटिल होती है। आपको थोड़ा मेहनत करनी होती है, तब जाकर आप चीज़ों को सीख पाते हैं। साथ ही साथ सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मतलब होता है कि लर्निंग की प्रोसेस में बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, उसकी रुचि होती है चीज़ों को सीखने में, वो पूरा ध्यान से चीज़ों को सीखता है एकदम एक्टिव होकर के। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए।
क्या करना चाहिए? उसको समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए या अपेक्षित करना चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है ना कि हर बच्चा जो है एक जैसे समाज, संस्कृति, धर्म और भाषा वाला नहीं होता। हर बच्चे का समाज अलग हो सकता है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, उसका धर्म अलग हो सकता है और उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। क्योंकि अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी का धर्म, भाषा अलग अलग हो सकता है। तो आप जानते हैं एक स्कूल के अंदर सभी प्रकार की धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, समाज वाले व्यक्ति आते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों के समाज, संस्कृति, धर्म और भाषा को समझना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, वही पूछा है कि अध्यापिका एज अ टीचर आपको इन सभी का सम्मान करना है, इन सभी चीज़ों को समझना है। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, अनदेखा करना, अब उसकी अपेक्षा कर देना, टालना, ये सब यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षाशास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ये जो क्लास होती है, ये जो कक्षा होती है, ये किस टाइप की होती है? क्या ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित है यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है, या फिर ये अध्यापक केंद्रित है यानी कि टीचर सेंटर्ड है, या फिर ये प्रगतिशील है यानी कि प्रोग्रेसिव है, या फिर ये व्यवहारवादी है? तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि ये कैसी क्लास होगी। देखिए, इस कक्षा में हो क्या रहा है कि अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार चेंज कर रही है। व्यक्तिगत ज़रूरतें मतलब होती हैं कि हर एक बच्चे को जिस तरीके से समझ में आता है वो हर एक बच्चे को उस तरीके से चीज़ों को समझा रही हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका प्रगतिशील कक्षा में यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आती हैं उस तरीके से उन्हें समझाया जाता है। अब आप जानते होंगे कि हर बच्चे के समझने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ के समझ जाता है, तो कोई बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2-3 बार पढ़ता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो टीचर होते हैं ना, हर बच्चे के समझने के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं। तो यही होता है आपका प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित मतलब होता है जब बुक्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, और टीचर सेंटर्ड मतलब होता है जब टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है बच्चों को, बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो सब नेगेटिव चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या सिद्ध करता है? अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है स्कूल में तो वो क्या सिद्ध करता है, क्या प्रूफ करता है? वो सिद्ध करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक जन्मजात कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ है। कोई भी चीज़ हम जन्म से थोड़ी सीखते हैं, आनुवंशिक ऐसी कोई हमको चीज़ नहीं मिली होती है कि हम चीज़ों को एक बार पढ़ के सीख जाएं एकदम, है ना। तो उसके लिए तो एफर्ट देना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, और आप उन्हें सीधे विद्यालय से निकाल देंगे, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को हेल्प नहीं करते पढ़ने में, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अधिगम का जो सामर्थ्य होता है वो हर बच्चे में होता है, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि का हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, किसी भी जगह से वो आ रहा हो। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जी हाँ, यही इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सीटेट में क्या होता है ना, चाहे क्वेश्चन आपका सीडीपी में आए या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सीटेट में बच्चा गलत नहीं होता, ना ही बच्चे के पेरेंट्स को गलत बताया जाता है। यहाँ पर गलती जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बताई जाती है, या तो स्कूल की या फिर टीचर की। ये माना जाता है कि टीचर अच्छी मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या फिर विद्यालय की गलती है कि वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट में आप ये मानकर चलिए बच्चे को भगवान मानना है, और गलतियाँ जो होती हैं वो स्कूल की तरफ से होंगी, ना कि बच्चे की तरफ से।
ऐसा ऑप्शन आपका सीटेट में हमेशा राइट होता है 100%। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है ना, उन्होंने डिटेल थियोरी में ये चीज़ें समझ ली होंगी। तो ये यही निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय जो है बच्चों की आवश्यकता को और उनकी रुचि को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि समूह में काम करना मतलब एक ग्रुप में जब बच्चे काम करते हैं, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो बच्चों के मन में हेजिटेशन नहीं होती है कि अपने ग्रुप में हम कैसे पूछें, क्योंकि वो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं अपने ही लेवल के होते हैं क्लास के। ठीक है, दूसरा उनके अंदर सामूहिक भावना पैदा होती है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये वाली चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं। तो एक दूसरे को हेल्प करने से क्या होता है, ये आपसे पूछा है। पहला है कि बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। जी नहीं, ध्यान भंग नहीं होता है, बल्कि वो मज़े से चीज़ों को समझते हैं, इंटरेस्ट लेकर के। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति होती है जो कि अधिगम में रुकावट पैदा करती है। जी नहीं, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना, ऐसा नहीं होता है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये सही लग रहा है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप। जी नहीं, भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर बच्चे ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप करेंगे। ठीक है, और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर वो पहुंच सकते हैं। संज्ञानात्मक क्रियाकलाप मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, उसके हाईएस्ट लेवल पर वो पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कैसा कारक है बच्चों के सामाजिकरण का। पहला है प्राथमिक कारक है, दूसरा है द्वितीयक कारक है, तीसरा है कि विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, और चौथा है कि विद्यालय की बहुत कम भूमिका है। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चे के सामाजिकरण की जो प्राथमिक कारक होता है वो होता है फैमिली। ये हमेशा याद रखिएगा, फैमिली यानी कि परिवार जो है बच्चे के सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक होता है, प्राइमरी एजेंसी होती है, या प्राइमरी फैक्टर आप इसको कह सकते हैं। और द्वितीयक कारक होता है स्कूल यानी कि विद्यालय। द्वितीयक कारक के अंदर ना स्कूल के साथ साथ आपके नेबर्स भी आ जाते हैं, यानी कि पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार होता है वो प्राथमिक भूमिका निभाता है, और जो विद्यालय और पड़ोसी होते हैं वो द्वितीयक कारक के अंदर आते हैं। तो अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यालय जो है बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। ये किसने सिद्ध किया, ये आपसे पूछा है। हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोत्स्की ने। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो चारों आपके हैं ना साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने जो थ्योरी दी हैं, इनकी थ्योरी के नाम आपको याद करने हैं। थ्योरी तो डिटेल में पढ़नी ही है, लेकिन साथ में थ्योरी का नाम याद होना चाहिए। कई बार सिंपल थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो हमें थ्योरी दी थी वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा दिया था, ये आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बच्चों का चिंतन है, मतलब बच्चों के सोचने का जो तरीका है, वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। यानी कि सोचने की जो क्वालिटी होती है बच्चों की, वो क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये कहा था जीन पियाजे ने, हमेशा याद रखें। किसने कहा था, जीन पियाजे ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। नोट्स पे तो मैंने मेंशन किया ही है, जिन्होंने भी लिया है उन्होंने देख लिया होगा। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों के सोचने का तरीका होता है, थिंक करने का जो तरीका होता है, वो क्वालिटी में वयस्कों से अलग होता है, लेकिन क्वांटिटी में यानी कि मात्रात्मक रूप से क्या होता है, वयस्कों के समान होता है। ये सेंटेंस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
गुणात्मक रूप से सोचने का तरीका अलग होता है और मात्रात्मक रूप से सोचने का तरीका सेम होता है वयस्कों में भी और बच्चों में भी, यानी कि चाइल्ड में भी और एडल्ट्स में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कि जो विकास है वो सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ठीक, ये कह रहा है कि पहले से ही निर्धारित हैं आनुवंशिक चीज़ें और उसी के कारण बच्चे का डेवलपमेंट होता है। क्या ये सही है? जी नहीं। बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके लिए दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, आनुवंशिक भी और साथ में पर्यावरण भी, यानी कि एनवायरनमेंट भी। आप बच्चे को जैसे एनवायरनमेंट में रखेंगे ना, बच्चा उस तरीके से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। देखिए, विकास एक दिशीय नहीं होती, एक दिशा में नहीं चलती है, बल्कि वो स्पाइरल होता है। ठीक है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। जी नहीं, सुनिश्चित समय में हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, ये फिक्स नहीं होता ना कि इतने साल में बच्चा चलना सीख जाएगा, इतने साल में बच्चा दौड़ना सीख जाएगा, ये फिक्स थोड़ी होता है। हर बच्चे का अलग अलग रहता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बच्चा लेट चलना सीखता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी क्लियर बोलना सीख जाता है, कुछ बच्चों को क्लियरली बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये पहले से आपका फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड हुआ। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी कि हर बच्चे की संस्कृति क्या होती है? विविध होती है, अलग अलग होती है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड की आपसे बात करी है। पहला है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। दूसरा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। देखिए, ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता, बल्कि ये कब होता है? जो लास्ट स्टेज आती है, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाई भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है, उसमें होता है ये चीज़। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, उसके बाद है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो अगर मध्य बाल्यावस्था की बात करें ना, मिडिल चाइल्डहुड, तो उसमें जो कैरेक्टर बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं वो है फोर्थ वाला, कि तर्क संगत विचारों का विकास होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उनके बारे में बच्चे सोच सकते हैं मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा फॉन्ट, तो इसको मैनेज करते हुए चलिएगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनको लिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश यानी कि क्या करना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुनिश्चित कर पाएँ। ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना। मैंने आपको हमेशा बताया है, जहाँ भी आपको दिख रहा है ना कि बच्चों को वर्गीकृत किया जा रहा है, यानी कि क्लासिफाइड किया जा रहा है, नामांकित किया जा रहा है। देखिए, क्लासिफाई करना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप बना दिया जाता है कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, एक ग्रुप बना देते हैं कि ये बच्चे मूर्ख हैं। तो इस तरीके से वर्गीकृत करना अच्छा नहीं माना जाता, इससे बच्चों का मोरल डाउन होता है। ठीक है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो डिस्कशन कर सकें। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। जी नहीं, मानक विधि कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। और कक्षा में विविधता की आप उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब हर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड वाला होगा, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, ए और सी, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? नोट पूछा है। ठीक है,
पहला है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ये तो सही है, तो अच्छी बात है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनकी चुनौतियों को समझना, जी हाँ, ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आप विद्यालय के बाद ट्यूशन आएँ। स्कूल इसलिए बने हैं कि बच्चों को ट्यूशन ना जाना पड़े। सारी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ानी है बच्चों को, ठीक है। तो दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। पहला है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा है इनकी भूमिका नगण्य है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है, ज़ीरो के बराबर। इसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, या फिर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी कि उसका फिजिकल जो हेल्थ है और साथ में इमोशनल स्टेज जो है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित होती हैं, ठीक है। देखिए अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो उसके इमोशन भी कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उसे बुरा लगेगा, उसे ये फील होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, तो इससे इमोशन भी क्या होंगे, आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिभाशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। बताइए कैसे वातावरण की रचना करनी चाहिए। भयावह और सुसाध्य। देखिए भयावह वातावरण की रचना नहीं करनी है, मतलब जहाँ बच्चा फियर में है यानी कि डर में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक। देखिए प्रतिस्पर्धा बच्चों के मन में पैदा नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है कि मुझे उससे फर्स्ट आना है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। इसमें है कि सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के, ये सही लग रहा है। प्रतिस्पर्धिक की रचना करनी चाहिए नहीं, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अगर आप चाहते हैं प्रभावशाली अधिगम हो, आपका पढ़ाया हुआ मीनिंगफुल हो, तो क्लास में सहयोगिक वातावरण होना चाहिए। ऐसा वातावरण जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ें, बजाय कि प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, यानी कि कंपटीशन वाली भावनाएं बच्चों के मन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, कौन सी है पूछा है, ठीक है। पहला है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। देखिए बहुत सरल काम नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा ऐसा दीजिए काम जिसमें बच्चों को सोचना पड़े, अपना दिमाग यूज़ करना पड़े। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, या फिर सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, यानी कि सीखने से ज़्यादा काम को पूरा करने पर बल देना, ये कहा जा रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिसमें कह रहा है कि बच्चों को पाठ उपलब्ध कराना। पाठ मतलब होता है फ्रेंड्स बच्चों को हेल्प देना, और ये जो पाठ वर्ड है ना, इसकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाठ वर्ड की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, और इसका मतलब होता है बच्चे को हेल्प देना। अगर कोई स्टूडेंट कोई नया कौशल सीख रहा है, नई स्किल को सीख रहा है, तो उस स्किल के लिए बच्चे को पाठ प्रदान करना यानी कि हेल्प देना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अपना स्कोर शेयर करें। और देखिए अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक क्लासेस पहुंच सकें। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल इवनिंग में अपनी सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।